नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात इंडिया में आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को पहुंचने वाले हैं। बीजेपी इस दौरान सुशासन दिवस मनाएगी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और कई बड़े दिग्गज नेता आज पहुंचने वाले हैं। 100वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसको लेकर के आज सुशासन दिवस के रूप में खास तौर पर मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। 100वीं जयंती के अवसर पर दिग्गज नेता रहे हैं, बेहतर कवि जिसकी कार्य प्रणाली को विपक्ष भी सराहता था, संसद में जब गूंजते थे तो उसकी हनक, उनकी आवाज की, उनके अंदाज की हनक तमाम विपक्षी दलों को भी साफ तौर पर नजर आती थी। एक ऐसे प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं सरदार अटल जी की पैतृक जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपने कर्मभूमि के रूप में भी उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और लखनऊ से कई बार उन्होंने देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देश के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। सरदार अटल जी एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां खजुराहो के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का इस दौरान उद्घाटन और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी एनपीपी के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा सुचारू रूप से मिल सकेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। तो आज साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा और इन्हीं के चलते साफ तौर पर विकास की नई इबादत लिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा आज हो रहा है। दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास खजुराहो पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नदी जोड़ो परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जानी। खजुराहो में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा।
देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, तो वहीं केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी आज रखनी जाने वाली है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा परियोजना से क्षेत्र के लोगों को मिलेगा पानी, और पानी की सुविधा जल विद्युत परियोजना हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट का योगदान भी होगा। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी इस दौरान जारी किया जाएगा। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी आज रखी जाएगी, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दौरे के लिए खजुराहो पहुंच रहे हैं, जहां 12:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब खजुराहो में होंगे और खजुराहो की जनता को कई योजनाओं के जरिए जोड़ेंगे। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनीत, आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, क्या कुछ आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए खास तौर पर प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? जी, मैं बता दूं कि आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल खजुराहो तकरीबन 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 12:30 बजे से लेकर 1:45 तक रहेंगे। तकरीबन ये 1.25 घंटे का समय है, और प्रधानमंत्री इस दौरान देश की पहली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही केन बेतवा नदी जोड़ने का जो है उसका भी आज वो शुभारंभ करेंगे। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवन भूमि पूजन और प्रथम किस्त का वो वितरण भी यहीं से करेंगे। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में प्रधानमंत्री के द्वारा स्टाम्प और सिक्का भी आज वो यहाँ से जारी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस परियोजना जो सिंचाई के साथ पेयजल की सुविधा की जो परियोजना है, उसमें स्वर्गीय वाजपेयी का नदी जोड़ो का जो सपना मध्य प्रदेश में मूर्त रूप आज लेगा। एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां खजुराहो के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का इस दौरान उद्घाटन और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री खजुराहो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी एनपीपी के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा सुचारू रूप से मिल सकेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। तो आज साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा, और इन्हीं के चलते साफ तौर पर विकास की नई इबादत लिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा आज हो रहा है। दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास खजुराहो पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नदी जोड़ो परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जानी। खजुराहो में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, तो वहीं केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी आज रखनी जाने वाली है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा परियोजना से क्षेत्र के लोगों को मिलेगा पानी, और पानी की सुविधा
जल विद्युत परियोजना हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट का योगदान भी होगा। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी इस दौरान जारी किया जाएगा। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी आज रखी जाएगी और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दौरे के लिए खजुराहो पहुंच रहे हैं, जहां 12:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब खजुराहो में होंगे और खजुराहो की जनता को कई योजनाओं के जरिए जोड़ेंगे। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनीत, आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, क्या कुछ आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम के जरिए खास तौर पर प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? जी, मैं बता दूं कि आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल खजुराहो तकरीबन 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 12:30 बजे से लेकर 1:45 तक रहेंगे। तकरीबन ये 1.25 घंटे का समय है और प्रधानमंत्री इस दौरान देश की पहली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही केन बेतवा नदी जोड़ने का जो है उसका भी आज वो शुभारंभ करेंगे। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवन भूमि पूजन और प्रथम किस्त का वो वितरण भी यहीं से करेंगे। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में प्रधानमंत्री के द्वारा स्टाम्प और सिक्का भी आज वो यहाँ से जारी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस परियोजना जो सिंचाई के साथ पेयजल की सुविधा की जो परियोजना है उसमें स्वर्गीय वाजपेयी का नदी जोड़ों का जो सपना मध्य प्रदेश में मूर्त रूप आज लेगा। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना देश में भूमिगत जो दाब युक्त जो पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा मिलेगी और तकरीबन 44 लाख किसान परिवार इससे लाभ ले लेंगे। वहीं ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थापित फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी आज प्रधानमंत्री वहीं से वर्चुअली इसका लोकार्पण। 44 लाख किसानों का जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। और इस योजना के जरिए बड़ी संख्या में लाभ पहुंचेगा तमाम किसानों को। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 26 कैंडिडेट में दूसरे 2 मुसलमान बताए जा रहे हैं। 26 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 2 मुस्लिम कैंडिडेट यानी उम्मीदवार हैं। इस दूसरी लिस्ट में कुल 26 उम्मीदवारों के नाम हैं। जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। 26 उम्मीदवारों के इस लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट दिया गया है। इनमें से एक मटिया महल के पूर्व विधायक असीम अहमद खान भी हैं। वहीं दूसरा नाम हाजी मोहम्मद इसराक खान का भी आता है, जिन्हें बाबरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो साफ तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में दूसरी लिस्ट जारी कर कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 40 से ज़्यादा उम्मीदवारों की नामों का अनाउंसमेंट कर दिया है। 70 विधानसभा इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अग्रणी के तौर पर नजर आती है, जिसने सबसे पहले सीटों का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद अब कांग्रेस भी उसमें नजर आ रही है। सबकी निगाह अब बीजेपी पर टिकी हुई है। तो साफ तौर पर कांग्रेस का मिशन दिल्ली बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने अब 47 नामों का ऐलान कर दिया गया है। यानी दोनों लिस्टों को जोड़ दिया जाएगा तो 47 का आंकड़ा आपके सामने आएगा। मनीष सिसोदिया के खिलाफ उम्मीदवार जंगपुरा से फरहाद सूरी को उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, जिनके खिलाफ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने भी उतार दिया है। सीएम अतिशी के खिलाफ कालका जी से अलका लांबा को टिकट मिला। पहले आम आदमी पार्टी में थी अलका लांबा और उसके बाद कांग्रेस में गई। अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को भी टिकट मिला है। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर के दंगल दिल्ली का सजकर अलग अलग तरह से तैयार नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर दिल्ली के दंगल को
कौन भेद पाएगा या यूं कहें कौन जीत पाएगा, यह देखना दिलचस्प हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगी। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के विरोध में कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करती नजर आएगी। दिल्ली सरकार को लेकर श्वेत पत्र भी जारी करेगी। 11 साल के कार्यकाल पर यह श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। दरअसल इस श्वेत पत्र में कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कटघरे में खड़ा करेगी आम आदमी पार्टी को। आपको मैं याद दिलाऊं, 1998 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीएम इस क्षेत्र में रहा नहीं है, और इन सब के बाद अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा राज करने की स्थिति में रही पार्टी तो वो कांग्रेस ही रही। और इधर दूसरी तरफ आप आम आदमी के पास आएंगे तो इस 10 सालों का हैवी एक्सपीरियंस पाएंगे। यानी कांग्रेस को भी अगर कोई मात देने की तरफ बढ़ी है तो वो आम आदमी पार्टी है, खड़ी नजर आती है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच बीजेपी अपनी पुरानी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। कई नेताओं को बदला गया, कहें तो कई अध्यक्षों को भी बदला गया, लेकिन इनका खामियाजा ही देखने को मिला, जीत नहीं मिली। और इसी जीत पर दम भर रही है लगातार आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसको पूरी उम्मीद है कि इस बार वही दोबारा से परचम लहराएगी। देखना दिलचस्प होगा कि विजय पताका किसकी लहराती नजर आएगी। राजधानी दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की अहम मीटिंग हुई। एनडीए के सभी नेता बैठक में शामिल रहे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल। एनडीए में बेहतर तालमेल के लिए यह बैठक हुई। अंबेडकर विवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। बैठक में मौजूद राजनीतिक जो हालात हैं, जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, उन पर भी चर्चा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी पर चर्चा संभव है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए के सभी नेताओं की मीटिंग होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए के सभी नेता शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर चाय पर मुलाकात करेंगे और इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक मौजूदा राजनीतिक जो स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा को लेकर भी है। एनडीए में बेहतर तालमेल के लिए भी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित की गई जेपीसी पर भी एनडीए नेताओं के बीच बातचीत संभव है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। इस मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके कायाकल्प को लेकर के लगातार काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और इसीलिए हर मुद्दों पर घटक दलों के साथ इस चर्चा को सार्थक रूप पर आगे रखने के लिए कोशिश। क्योंकि साफ तौर पर जेपीसी की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या स्थिति रहनी चाहिए, जो हमारे सहयोगी दल हैं उनकी क्या दलगत राजनीति वहां पर है, उनका क्या दायित्व बनता है, यही सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को पूरा कर रही है। एनडीए के सभी नेताओं की यह बैठक आज होनी है। जेपी नड्डा के घर पर यह होगी जिसमें तमाम एनडीए के नेता शामिल बताए जा रहे हैं और साफ तौर पर इस बैठक के जरिए कई मुद्दों पर रणनीति तैयार होगी। क्योंकि कई राज्यों में जब चुनाव की तरफ जाएगी तो कई राज्यों में आप मान के चलिए दिल्ली भी है और उसके बाद बिहार चुनाव भी है, तो ऐसे में घटक दलों के साथ पूरे घटनाक्रम पर संसद में जो कुछ हुआ उस पर भी इस मीटिंग में निष्कर्ष निकाला जाएगा। निष्पक्ष होकर के अपनी बात तमाम दलों को रखनी होती है और पार्टी के साथ समन्वय स्थापित हो और संपूर्ण तरीके से काम हो, यही कोशिश रहती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा है आज क्या मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें क्या कुछ शामिल रहने वाला है। क्योंकि सरकार जो इस समय है उसमें बड़ी भूमिका में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सरीखे नेता शामिल हैं। चिराग पासवान ये वो नाम है जो एनडीए के वजूद को मजबूत करता है। तो ऐसे में तमाम सहयोगियों को साथ रखकर
राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ी स्थिति बनाने की कोशिश यहां से की गई है और यही वजह है कि यह मीटिंग इसलिए भी अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। जेपी नड्डा इस बीजेपी अध्यक्ष इस मीटिंग को लेते हुए नजर आएंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं आनंद कुमार सिंह दिल्ली से। आनंद, ये मीटिंग बहुत अहम मानकर चला जा रहा है क्योंकि इस मीटिंग के जरिए तमाम घटक दल सामने होंगे और पूरे घटनाक्रम पर बात होगी जो संसद से लेकर सड़क तक हुआ। क्या कुछ आज इस मीटिंग में रहने वाला है? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जेपी नड्डा के आवास पर होगी और शाम को होगी। इस बैठक का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि तमाम एनडीए अलाइज यहाँ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम घटनाक्रम संसद के दौरान हुआ, चाहे अम्बेडकर मुद्दा हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे उसके साथ जो घटनाक्रम तमाम देश में चल रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ अपने राज्य में विकास को लेकर भी बात की जाएगी। जो टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं दिल्ली में, आज शाम को मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा से, तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, प्रदेश की योजनाओं के साथ तमाम बाकी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। कैसे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो बजट है उसको लेकर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो तमाम घटनाक्रम हुआ, जैसे जेपीसी की मांग की गई थी उसको अमल में लाया गया, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वक्त को लेकर तमाम चीजें चल रही, तो कहीं ना कहीं तमाम घटनाक्रम के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी और उसके साथ साथ जो आने वाला बजट है उसको लेकर बात की जाएगी। तो आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोशिश की जाएगी इस बैठक में जो तमाम एनडीए अलाइज आएंगे और पार्टनर्स आएंगे तो उनके बीच में चर्चा की जा सके और एनडीए को और सशक्त किया जा सके, मजबूत किया जा सके, क्योंकि आपको समझना होगा एनडीए इस वक्त रूल कर रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अलग अलग पार्टी के उसमें अभिन्न सोचे हैं, अलग अलग सोचे, लेकिन उसके साथ भी तमाम पार्टीज अपने साथ बैठे, उन जो विरोध है उसको दूर किया जा सके और साथ में मिलकर आगे बढ़ा जा सके, उसको लेकर बड़ी बैठक होगी शाम को जेपी नड्डा के आवास पे। आनंद, आज इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार भी होंगे, चिराग पासवान भी होंगे और तमाम जो घटक दल के अलग अलग नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं? किस किस के आने की उम्मीद आज जताई जा रही है? अंकित, अभी तक जो चीजें निकल के सामने आई हैं, चंद्रबाबू नायडू आएंगे, उनके साथ जेडीयू से लोग आएंगे, नीतीश कुमार का शायद आना इतना संभव नहीं लग रहा, तो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आएंगे और उसके साथ बाकी तमाम एलाई, चाहे आप तमाम बातें करें एनडीए नेताओं की तो वो बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं बड़ी बैठक है, एनडीए अलाइज के लोग कहें नीतीश कुमार का तो अभी तक आना कोई संभव नहीं है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के वो आएंगे, उसके साथ चिराग पासवान भी आएंगे और तमाम वो आगे अलाइज जो, चाहे आप बात करें आरएलडी की बात की जाए तो वो आएंगे और उनके साथ साथ बाकी जो अलाइज है तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टी से आएंगे, उसके प्रतिनिधित्व आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर अभी तक संशय बरकरार है क्योंकि संजय झा का नाम सामने निकल कर आया कि वो इस मीटिंग में बैठेंगे, लल्लन सिंह बैठेंगे और कहीं ना कहीं तमाम बाकी जो लोग हैं वो बैठेंगे। तो आज जो बड़ी बैठक होनी है उसको लेकर तमाम रोड मैप तैयार पहले ही कर लिया गया, क्या क्या एजेंडा होगा, उस पर क्या क्या जिक्र किया जाएगा, कैसे एनडीए को और सशक्त किया जा सकेगा और आगे आने वाले दिनों के लिए कहीं ना कहीं तमाम पार्टीज आप देखेंगे एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलेंगे और जो तमाम मुद्दे विपक्ष के हैं, चाहे अम्बेडकर को लेकर हो, तमाम अलग अलग मुद्दे उसको लेकर एक साथ लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन सेक्टर 22 और साइबर सिटी के बीच मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा। तो वहीं मेट्रो विस्तारीकरण का निर्माण कार्य 1 मई 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 16 फरवरी 2024 को रेवाड़ी में रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तहत मेट्रो विस्तारीकरण के लिए आयोजित बैठक में दी है। तो साफ तौर पर साइबर सिटी के बीच मेट्रो का एक सौगात मेट्रो विस्तार का निर्माण कार्य 1 मई 2025 से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। संभल के बाद अलीगढ़, कानपुर, बदायूं, वाराणसी और अमेठी समेत कई जगहों से मंदिर मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपील के बाद भी सनातनी मुस्लिम बस्तियों में मंदिरों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। इससे मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मंदिरों को ढूंढने का सिलसिला जारी रहेगा? क्या यह सिलसिला कभी थमेगा या थमेगा ही नहीं? ये रिपोर्ट जरा देखिए आप।
संभल की मुस्लिम बस्तियों में मंदिरों की खोज के बाद सनातनियों का कारवां उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। कानपुर, अलीगढ़, वाराणसी, जौनपुर और अमेठी में कई मंदिरों की खोज हुई है। इन मंदिरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई दशकों से भगवान इनमें कैद हैं, उन्हें अब आजाद करने का वक्त आ गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आया है। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद गांव में करीब 7 दशक से पंच शिखर शिव मंदिर बंद पड़ा है। गांव वालों का आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर रखा है। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मंदिर को एक दलित परिवार ने बनवाया था, जिसके बाद कई दशकों तक यह मंदिर क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन पिछले कई साल से विशेष समुदाय ने मंदिर में पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ 120 वर्षों का पुराना मंदिर था, जिसपे कुछ गैर समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको यूज कर रहे हैं और अनाधिकृत रूप से कर रहे हैं। ऐसा उनको कोई आदेश नहीं हुआ है ऐसा करने का, फिर भी कर रहे हैं। तो प्रकरण की जांच हमने तहसीलदार साहब मुसाफिर खाना को दी है। वो शीघ्र अतिशीघ्र मौके की रिपोर्ट देंगे हमें, और नियम सम्मत अतिक्रमण के संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है, जिन धाराओं में बनती है, हम उसे सुनिश्चित कराएंगे। उधर आदेश मिलने के बाद तहसीलदार ने टीम के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान दावा किया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर वाली जमीन को आबादी की जमीन के रूप में पाया है। यानी राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक उस जमीन पर कोई मंदिर नहीं है, बल्कि वहां लोग रहते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने इलाके में रहने वाले लोगों से भी बातचीत कर जानकारी इकट्ठा की है। वहीं इस पूरे मामले पर तहसीलदार का कहना है कि सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उधर ग्रामीणों का मानना है कि दशकों पहले जेठू राम नामक दलित व्यक्ति पर किसी जानवर को मारने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने गांव के एक पंडित शंभुनाथ तिवारी को मंदिर बनवाने के लिए पूरा खर्च दिया था। उसके बाद पंडित जी ने निर्माण कार्य करवाया था और काफी समय तक खुद ही मंदिर में पूजा पाठ करते रहे। कुछ दिनों बाद पंडित शंभुनाथ की मौत हो गई। पंडित जी की मौत के बाद उनके लड़कों ने कामकाज संभाला, लेकिन बाद में उनके चारों लड़के गांव छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे मंदिर जर्जर होता गया और पूजा पाठ बंद हो गई। इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर पर कब्जे के आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए, हमें यहाँ कम से कम 20-25 साल हो गए आए हुए। हम जब से आए हैं यहाँ 2-4 घर थे उन लोगों के, जब 20-25 साल पहले जाट हो गए, तो बेचारे घर यहाँ से अपना बेच करके वहाँ चले गए, कहीं और किले पे जहाँ भी गए। वो लोग बहुत भले लोग थे, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी मूर्तियाँ ले गए। वो पूजा पाठ कराई उन्होंने सारी, कि जी देखिए हम ये अपनी मूर्तियाँ ले जा रहे हैं, और अब जो आप इस जगह को कोई ऐसी पंचायती जगह बना लीजिए जिसमें मोहल्ले को सबको आसानी हो सके, सफाई सुथराई कराइए, गेट लगवा लीजिए इसमें, और कोई ऐसी ना करिए इसमें गंदगी जिससे कि परेशानी हो। अब हमारे असलम भाई हैं पड़ोसी, उन्होंने कई बार इसमें पत्ते ऊपर से झड़ते रहते हैं, पतझड़ आता है ठंड में, सारे पत्तों से भर जाता है। उन्होंने कई बार सफाई भी कराई है इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी ध्यान रखते हैं, मगर जैसा था वैसा का वैसा ही है। हमने कई बार इसमें सोचा गेट वेट लगवा दें, मगर लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मना करा कि आप कब्जा कर लोगे, इस पे गलत ऑक्शन उठेगा कि कब्जा कर लिया मंदिर पे, तो हमने इसमें कुछ भी नहीं कराया है। जैसा था वैसा ही आज भी है। पहले जाट समाज के लोग रहा करते थे सब, और 18-20 साल हो गए लगभग, तो वो लोग यहाँ से सब चले गए थे, और जो उनकी यहाँ की मूर्ति वगैरह थी वो सब ले गए थे। बाकी अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है जाटो समाज के लोग, हम लोग रहते हैं यहाँ पर, और ये इसी हाल में पड़ा हुआ है जैसे हमने देखा था, इसी हाल में है, इसमें साथ कोई परेशानी नहीं है। बाकी सफाई सुथराई का भी हम लोग कराते रहते हैं बीच बीच में, और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो यही चाहते हैं इसकी सफाई सुथराई रहे। बाकी आपकी चीज़ है, कोई ऐसी तरतीब बन जाए इसका नज़म, जो यहाँ गेट वगैरह लग जाओ, यहाँ की सफाई रहे। उधर मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी सूरत में इलाके का सौहार्द न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। मुसाफिर खाना विकासखंड जनपद अमेठी के अंतर्गत एक गांव औरंगाबाद है। वहां पर 120 वर्ष पुराना
भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहाँ पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहाँ पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। महादेव का 120 वर्ष पुराना मंदिर है, जिस मंदिर पे गैर समुदाय के लोगों द्वारा पूजा अर्चना न किए जाने के विषय में हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वो मंदिर का पुनः पूजन अर्चन बंधन शुरू किया जाए। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आज सभी संत और सनातन धर्मियों के द्वारा आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि पुनः पूजन अर्चन बंधन चालू किया जाए। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो लगभग 200-300 वर्ष पुराना है, लेकिन यह मामला लगभग 40-50 वर्षों से है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब संभल में मंदिर मिलने के बाद हो रहा है। इससे पहले ना तो यहाँ के हिंदुओं ने कभी दावा किया और ना ही स्थानीय प्रशासन को कभी इस मंदिर के होने की शिकायत मिली। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह सब संभल के बाद ही क्यों हो रहा है? सनातनियों की नींद अब क्यों खुल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले 7 सालों से है? ऐसे में प्रशासन को यह समझना होगा कि संभल के बाद खुलती सनातनियों की नींद कहीं सूबे में आपसी सौहार्द को खतरे में न डाल दे। इसलिए योगी राज में स्थानीय प्रशासन को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। यही भारत की प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। नया विवाद मोदी नगर के पीर में मिली शिवलिंग और जौनपुर के मुल्ला टोला में मिली शिवलिंग पर है। हालांकि मोदी नगर में आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए करीब करीब बीच का रास्ता निकाल लिया गया है, लेकिन मल्ला टोला में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ विवाद शिवलिंग के कालखंड को लेकर हो रहा है। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा भी संभाल लिया है। ऐसे में प्रशासन क्या रास्ता निकालता है, ये देखने वाली बात होगी। संभल और अमेठी के बाद राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद भी चर्चा में आ गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में कब्रिस्तान में पीर के पास बने शिवलिंग का मामला तूल पकड़े हुए है। यहाँ ना तो कोई मंदिर बंद मिला है और ना ही उस पर कोई अतिक्रमण हुआ है। असल में पीर के पास बने शिवलिंग की पूजा काफी लंबे वक्त से होती आ रही है। हिंदू संगठन की मांग है कि पीर और शिवलिंग के रास्ते अलग अलग किए जाएं, यानी कि अब तक दोनों ही जगह एक ही रास्ते से पूजा पाठ होती रही है। अचानक मामले ने तूल इसलिए भी पकड़ा हुआ है कि जिस गांव में ये शिवलिंग है वहां मुसलमानों की आबादी करीब 80% है, यानी ये शिवलिंग भी मुस्लिम बस्ती में है। इस मजार को लेकर हिंदू संगठनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने जानबूझकर शिवलिंग के पास मजार बनवा दी और फिर शिवलिंग को 4 दीवारी में कैद करने की कोशिश की। उधर हिंदू संगठनों की मांग के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और इलाके में रहने वाले लोगों से बातचीत कर शिवलिंग और पीर को एक बाउंड्री वॉल बनाकर अलग किया। मानकी गांव में एक कब्रिस्तान है पुराना, जिसमें एक शिवलिंग की पिंडी और एक कब्र साथ साथ बताई गई है। इस प्रकरण में पूरी स्थलीय जांच कराई जा रही है तथा अभिलेखीय परीक्षण भी किया जा रहा है और इसके बाद ही हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये जो कब्रिस्तान है ये 20 से 30 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है और जो पिंडी और मजार हैं दोनों, वह भी काफी पुरानी, 8 से 10 साल लगभग एटलीस्ट हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों ने वहां पहुंचकर शुद्धिकरण और पूजा अर्चना की। बाउंड्री वॉल से अलग करने के बाद हिंदू संगठन अब अलग रास्ते की मांग उठाने लगे हैं। मोदीनगर के पास एक गांव पड़ता है मानकी, जो भोजपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसमें जो है बहुत ही प्राचीन एक शिव मंदिर है, जिसके जो लगभग 500 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है। उसके चारों तरफ अवैध अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे वहां जो श्रद्धालु आते हैं वह पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी समस्या है क्योंकि 80% वहां पर मुस्लिम आबादी है। चारों तरफ कब्रिस्तान बना दिया गया, बिल्कुल शिवलिंग के पास ही एक अवैध मजार का भी निर्माण कर दिया गया है, जिससे हिंदू पक्ष वहां पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है।
हिंदुओं की मांग पर गांव में रहने वाले मुसलमानों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उल्टी उन्होंने शिवलिंग को अलग किए जाने का समर्थन किया। इसके लिए हिंदू युवा वाहिनी ने उनका आभार भी व्यक्त किया। पहले से दोनों चीज बनी हुई है, दोनों चीज साथ है और इनका क्या नाम कांवड़ियों को भी जल चढ़ाया जाता है और मजार पे जो चादर वादर चढ़ाते हैं ये भी चढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के गाँव में किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मिल बांट के दोनों रहते हैं। यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वही आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आते हैं जल चढ़ाते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं और मंदिर है यहाँ पे, मंदिर में जाके आप पता कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें फैलाई जा रही है। अब मामला रास्ता अलग करने पर आ गया है। इस पर अभी कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि इलाके में रहने वाले मुसलमानों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। गौर करने वाली बात यह है कि मोदीनगर के लोगों ने इस तरह का फैसला लेकर देश के उन मुसलमानों के सामने एक मिसाल पेश की है जो मंदिर को खोलने और खुदाई करने पर आपत्ति जता रहे हैं। बीते दिनों चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई को लेकर मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्हें मोदीनगर के मुसलमानों से सीखने की जरूरत है। जब देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो फिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर दावे को लेकर ऐतराज क्यों? इसी के साथ जौनपुर के कब्रिस्तान के बीचों बीच शिवलिंग मिला है। आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पक्ष के लोग शिवलिंग को सुरक्षित करने के लिए वहां मंदिर बनवाने की मांग को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। लेकिन यहाँ शिवलिंग मिलने से ज्यादा इस बात की चर्चा है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। हिंदुओं का दावा है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच मिला शिवलिंग 150 साल से ज्यादा पुराना है। पहले कब्रिस्तान में पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित थी, मगर पेड़ गिर गया और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे आ गई। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग सिर्फ 20 साल पुराना है। साथ ही उनका दावा है कि यहाँ कभी पूजा पाठ नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर जौनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रानंद सिंह ने बताया कि मौके पर जाकर जांच की गई है। दोनों पक्षों ने माना है कि मुल्ला टोला में शिवलिंग और मंदिर था। यहाँ जो कमरे बने थे वो टूट गए। मौजूदा समय में शिवलिंग खुले में है। हिंदू पक्ष के लोग यहाँ कुछ निर्माण करना चाहते हैं। जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि साल 1972 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि हिंदू पक्ष के लोग पूजा अर्चना जारी रखेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बयानों में मतभेद ने विवाद खड़ा कर दिया है। इससे मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। इसको समझते हुए स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है और इलाके के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन अब इसका क्या रास्ता निकालता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे सा ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।